इलेक्शन कमीशन का जब भारत में गठन किया गया, चुनाव की रणनीति बनी, चुनाव हुआ, इसमें समय समय पर सुधार के लिए कमेटी गठन किया गया। इसमें कुछ कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया गया। अब यहां प्रश्न आता है, कोई मुद्दा देता है कि किस कमेटी का सुझाव था, तो कमेटी कह देगा या कमेटी का नाम देगा, इस कमेटी का मुख्य सुझाव क्या था, क्या नहीं था। विकल्प इस प्रकार से बनेंगे। अब जैसे देखिए, ये समिति है तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति बहुत सारी आंसर में पूछा गया है, 1974 में गठन हुआ। तो ईयर यहां पूछने की परंपरा कम रही है, लेकिन नॉलेज के लिए 1974। इसका सुझाव क्या था? ये पहली बार ये कमेटी थी कि मतदाता की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर ये 18 वर्ष करने को कहा था। जो राजीव गांधी की सरकार ने ये काम किया 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। ये पहली बार एक कमेटी की सुझाव थी जिसका पूरा राजीव गांधी की सरकार ने आकर निधन हुआ। 74 में गठन हुआ, राजीव गांधी सरकार ने लाया इसको। 61वां संविधान संशोधन 1989 में लाया इन्होंने। आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। राजनीतिक दल अपना आइडिया निर्वाचन आयोग को दें। चूंकि राजनीतिक दल में जब कोई दबंग व्यक्ति जिसके पास धन बल है, धन बल का सहारा लेकर के वह चुनाव जीत जाता है, तो जनता का सही रिप्रेजेंट नहीं हुआ। जनता का सही रिप्रेजेंट तब होगा जनता अपना विवेक से प्रतिनिधि का चयन करे। ये पारदर्शिता लाने के लिए कहा कि आप जो भी खर्च करते हैं वह निर्वाचन आयोग को हिसाब दीजिए कि कितना खर्च किया, क्या खर्च नहीं किया। चुनाव प्रचार में सरकारी वाहन और धन का प्रयोग नहीं होने चाहिए। चुनाव प्रचार जो भी आप करते हैं, सरकारी वाहन या सरकारी धन या सरकारी शक्तियां जो भी है, उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। यानी मंत्री को भी अब कहा जाता है कि आपने गाड़ी जो आपको मिला था सरकार की ओर से, आप सचिवालय में लगा दीजिए, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, धन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यही धन बल का इस्तेमाल करने के कारण रायबरेली में इंदिरा गांधी ने किया था, तो देश में इमरजेंसी की स्थिति आ गई और इमरजेंसी इंदिरा गांधी सरकार ने लागू भी कर दिया। तो ये साफ सुथरी व्यवस्था था। देखिए 74 में यह सुझाव दिया है और 26 जून 1975 को इमरजेंसी लागू हुआ है। तो जब तक वो देश की वास्तविक हालात की समिति समझी नहीं, तब तक ये व्यवस्था कैसे लागू हो गया। तो इसलिए इनकी सुझाव बड़ी महत्वपूर्ण है और इनकी सुझाव को स्वीकार भी कर लिया गया। उन्होंने लेट से ही क्यों नहीं यह सुझाव किया, ये बात ध्यान रखना। मतदाता की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, सबसे पहला यही कमेटी सुझाव था। दूसरा, दल अपने आइडिया का जो रिपोर्ट है वह निर्वाचन आयोग को दे दें। तीसरा था, चुनाव प्रचार में सरकारी वाहन और धन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब इसमें से कोई अतिरिक्त चीज यदि जोड़ देता है तो तारकुंडे समिति का रिपोर्ट नहीं होगा, या इसमें से ऐसा होगा कि 3 मामला अदर कमेटी का रिपोर्ट दे दे और इसमें से 1 मामला दे दे। तो कमेटी के रिपोर्ट को कंप्लीट आपको याद रखना होगा, ये तथ्य के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। दूसरा है श्यामलाल सकधर समिति। श्यामलाल सकधर समिति 1989 में 1989 में गठन किया। फर्जी मतदान हमारे देश में बहुत सारे होते थे। उसमें होता था कि किसी व्यक्ति के नाम पर कोई वोट डाल दिया, कोई व्यक्ति मर गए तो उसके नाम पर भी वोट डाल दिया गया। तो अब उसकी समीक्षा भी निर्वाचन आयोग करने का अधिकार है। अब आप यदि कोई भी आदमी पर्सन है, वो पर्सन रियल है कि नहीं है, तो उसकी एक मतदाता परिचय हो, उसके फोटो से पहचान कर लेंगे। मतदान कर्मी ये देखते हैं कि हाँ इन्हीं का फोटो है, तो फोटो के आधार पर उनकी पहचान हो, ताकि फर्जी मतदान से रुक जाएगा। यह बात टीएन सेशन को भी काफी चिंता का विषय था कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम एक नेता कैसे कमा लेता है। क्या वो रियल जनता का मसीहा है? क्या उस क्षेत्र को रियल रूप में वह विकास उतना किया है? सवाल कटघरे में था। तो टीएन सेशन काफी चर्चित हो गया था आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में। ये पहला था श्यामलाल सकधर समिति, जो 1981 में यह कहा था कि मतदाता परिचय पत्र दें। इसी बात का रिपोर्ट फिर आपका आगे जाकर के टीएन सेशन कमेटी भी कहता है कि मतदाता की पहचान के लिए देना पड़ेगा। सरकार कहती है इतना पैसा नहीं, कहा कि व्यवस्था करना होगा, फर्जी मतदान से रोकेंगे। मतदान एक सुविकसित प्रक्रिया है जहां से हम जनादेश के तहत सरकार का गठन करते हैं और जनता का भारत में सबसे बड़ा अधिकार वोट देने का अधिकार है। इसमें फर्जी वोट कैसे डाला जाएगा?
के संथानम समिति, ये भी बहुत बार पूछा भी गया है। इसमें था, ये 1962 में कमेटी गठन किया गया था। ये पहली कमेटी थी इलेक्शन कमीशन के संदर्भ में जो 1962 में के संथानम समिति की गठन होती है। इसमें कहा कि प्रत्याशी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। जब हमारा देश आजाद हुआ, शिक्षा का स्तर हमारा बहुत नीचे था। जब 62 के दौरा अवधि में आ गए तो भारत में साक्षरता दर बढ़ी, तो कहा कि शिक्षा होना चाहिए एक प्रत्याशी के लिए, ताकि एक शिक्षित व्यक्ति यदि संसद में जाएगा तो जनता की सही आवाज बनकर आ सकता है, जनता की सही आवाज को रखेगा। इसीलिए आपका एक शिक्षित होना अनिवार्य है। अब राष्ट्रपति के लिए भी कोई शिक्षा की बात नहीं है, एमपी के लिए, एमएलए के लिए कुछ नहीं, लेकिन यदि उसी का बॉडीगार्ड एक सिपाही होता है तो आप आज इंटर तय कर दिए। अभी भी देश में सवाल खड़ा होता है कि अब हम साक्षरता की दर में अच्छा प्रगति किए हैं, अब हमारा भारत का राज्य भी पहल कर रहा है, जिसमें पहला कौन राज्य था? मिजोरम। कौन सा राज्य जो पूर्ण साक्षर घोषित हो चुका है? और पहला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। किस मान्यता क्या है उसकी? 97% साक्षरता दर यदि प्राप्त कर लेता है तो उस राज्य को या उस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण साक्षर घोषित कर दी जाती है। तो अब हमारा भारत इस दिशा में भी आया, अभी भी एक आवाज उठ रहा है कि एक शैक्षिक योग्यता निर्धारित होना चाहिए। एक के संथानम समिति ने कहा, और कहा कि निर्वाचक नामावली में समय समय पर सुधार भी हो। जो मर गया हटा दीजिए, जो नया व्यक्ति है अब वो जुड़ेगा, संख्या बढ़ेगी। इस प्रकार से हर चुनाव से पहले इसकी सुधार होनी चाहिए, तब वहां पर निर्वाचन होनी चाहिए। तो के संथानम समिति, प्रत्याशी की न्यूनतम शैक्षणिक होनी चाहिए, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। देखना है कि आगे क्या होता है, कौन सी सरकार पे श्रेय जाएगा। निर्वाचक नामावली समय समय पर सुधार हो तो सभी सरकार के रीजन में यह सब होता रहा, निर्वाचन आयोग करती रहा है। दिनेश गोस्वामी समिति 1990। हालांकि दिनेश गोस्वामी समिति के बारे में रिपोर्ट में बहुत सारी बार क्वेश्चन आया है। इसमें कहा है यदि पहले बूथ कब्जा ज्यादा होता था तो फिर बहुत जगह चुनाव होता भी नहीं था, कुछ जगह चुनाव करा ली जाती थी। ये कह रहे हैं कि यदि बूथ कब्जा होता है तो मतदान केंद्र पर दोबारा चुनाव होनी चाहिए, और यदि कोई स्थान रिक्त हो जाता है सदस्यों का तो 6 महीने के भीतर चुनाव होनी चाहिए, त्यागी चुनाव मत। दूसरा कहा कि मतदाता परिचय पत्र हो, फिर दोहराया उन्होंने कि मतदाता परिचय पत्र। श्यामलाल सगदर समिति की जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट को दिनेश गोस्वामी समिति ने भी रिपोर्ट को दोहराया, इसे लागू होना चाहिए। सीटों का आरक्षण चक्रानुक्रम हो, यह अभी तक नहीं हुआ है। देश में जो सीट आरक्षित है वो आज तक आरक्षित है, वहां से कोई सामान्य वर्ग के व्यक्ति नॉमिनेशन नहीं दिया। आज हमारे भारत के भीतर 84 स्थान एससी के लिए आरक्षित है, और भी भारत के स्थान एससी आते हैं ना, वहां भी आरक्षित होना चाहिए। आप जब मुखिया या सरपंच का चुनाव के लिए चक्रानुक्रम कर दिए हैं कि 2 बार के बाद बदल दीजिए, तो यह बात बदलना चाहिए। लेकिन जो नेता सुरक्षित से निर्वाचित होकर जाते हैं वो सदन में कभी प्रस्ताव का मुद्दा नहीं बनने दिया, और यदि प्रस्ताव आया तो उसे इग्नोर किया गया कि नहीं, इसको अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। एक ही स्थान से एक ही जाति का आदमी यदि रिप्रेजेंट होता रहे तो ये भी तो सामाजिक समता का आधार नहीं बनता है। फिर दूसरे क्षेत्र में भी उसको आरक्षण दिया जाए, उसको आरक्षित किया जाए, ताकि वहां से सभी को समान समरसता, समावेशी व्यवस्था विकास में होनी चाहिए। यहां पर उसके बाद बोला ईवीएम से चुनाव हो। यदि समिति के बारे में पूछा जाता है तो दिनेश गोस्वामी समिति के बारे में अक्सर क्वेश्चन आया है। 90 में रिपोर्ट दिए, गठित है, रिपोर्ट दिया, कब्जा किए गए मतदान केंद्र पर दोबारा चुनाव होनी चाहिए। यदि कोई स्थान रिक्त हो जाता तो 6 महीने के अंदर उसकी चुनाव होनी चाहिए। मतदाता परिचय पत्र होनी चाहिए। सीटों का क्रम चक्रानुक्रम परिवर्तन होना चाहिए। ईवीएम से चुनाव हो। जैसे बिहार में जो सीट आरक्षित है वो आज तक आरक्षित है, बड़ी में संख्या बड़ी। ये हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, सासाराम, गोपालगंज, गया, ये बिहार में 6 स्थान एससी के लिए आरक्षित है, आज तक आरक्षित है। तो आरक्षित सीट का फायदा किसी एक ही व्यक्ति और एक ही परिवार को मिलता है, ये आरक्षण का उद्देश्य नहीं है। राजनीतिक न्याय यहां कमी दिखती है। इस कमेटी पर ध्यान रखना है। आगे टीएन सेशन समिति, जो काफी चर्चित यह
कमेटी रही थी, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। ये चाहते थे कि संविधान के हिसाब से सब कुछ हो। ये काफी ईमानदार व्यवस्था के रूप में उभर कर आए भी थे। बाद में गांधीनगर से चुनाव लड़े तो फिर वो हार जाते हैं लालकृष्ण आडवाणी के अगेंस्ट में, तो यहाँ से उनकी लोकप्रियता थोड़ी कमी आ जाती है। बिलानी में रिपोर्ट दिया कि लोकसभा उम्मीदवार को 10 प्रस्तावक और 10 समर्थक होना चाहिए, जो भी इंप्लीमेंट हो चुकी है। लोकसभा उम्मीदवार यदि आप हैं तो वहां के वो मतदाता हो, 10 प्रस्तावक रूप में और 10 समर्थक रूप में होगा। वो आपका सिग्नेचर करेगा प्रस्तावक और समर्थक पर, तब आपको सौंपना होगा रिटर्निंग अफसर के पास। विधानसभा प्रत्याशी के लिए 10 समर्थक का होना अनिवार्य किया गया। 10 समर्थक हो, एक से अधिक स्थान पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंधित किया जाए। पहला ध्यान आकर्षण किया था कि बड़े बड़े नेता जिन्हें चुनाव में हारने की संभावना है, वो आप 2 स्थान पर इलेक्टेड हो जाते हैं। कहा कि अब एक आदमी एक ही स्थान पर इलेक्टेड हो, ये रिपोर्ट में कहा है, लेकिन अभी तक इसको रिपोर्ट पर लागू नहीं किया गया है। मतदाता पहचान पत्र जारी हो। अब देखिए, श्यामलाल सगदर समिति, दिनेश गोस्वामी समिति और टीएन सेशन समिति ने कहा कि तीनों समिति का रुझान था कि मतदाता पहचान पत्र होनी चाहिए, जो आपको मिला। आचार संहिता का पालन यदि कोई प्रत्याशी नहीं करता है तो अगले 5 वर्ष तक उसके चुनाव किसी प्रकार का चुनाव लड़ने पर प्रतिबंधित कर दिया जाए। मतपेटी छीनने पर संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, यानी उसको हम मोस्ट वांटेड मानते हुए हम अपराध की श्रेणी में रखेंगे और उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये टीएन सेशन कमेटी की रिपोर्ट थी। ये निर्वाचन में बिल्कुल इस संवैधानिक व्यवस्था को बहाल करने का प्रयास किया था। अब यह मूलतः कमेटी है, जिस कमेटी के बारे में तारकुंडे समिति, श्यामलाल सगदर समिति, के संथानम समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, टीएन सेशन समिति। क्या महत्वपूर्ण सुझाव है इस सुझाव के बारे में मैंने कहा, महत्वपूर्ण कमेटी दिनेश गोस्वामी कमेटी की रिपोर्ट को देख लेना है। और टीएन सेशन बहुत कुछ जारी किया, बहुत कुछ अधूरा है, ये आगे भी पूरा करने की बात होगी। ऐसा होता है कि देश में चुनाव सुधार के लिए अचानक संभव नहीं है, जैसे जैसे वक्त की करवटें बदलती है तो उसमें कुछ आवश्यक सुधार की गुंजाइश बनती है। अब चलिए, एक आता है एग्जिट पोल, एक आता है ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल है कि जब चुनाव होने का वक्त है, जनता किसे वोट देने वाली है, इसको हम ओपिनियन पोल कहते हैं। और एग्जिट पोल होता है चुनाव समाप्ति के बाद, जब हम यह जनता से ये सर्वे करते हैं कि जनता ने किसको वोट दे दिया, तो एग्जिट पोल कहते हैं। एग्जिट पोल काफी विवाद में भी रहा, तो 2009 में एक एक्ट बना कि आप एग्जिट पोल चुनाव से पहले नहीं करा सकते हैं, क्योंकि भारत में एक चरण में चुनाव तो होता नहीं है। इसका लाभ उस पार्टी को मिल जाता है कि ये हार रहा था या जीत रहा था, तो आप इसका लाभ पहले नहीं दे सकते हैं। इस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई। ओपिनियन पोल में इलेक्शन कमीशन को अधिकार है कि आप 48 घंटे पहले बंद कर सकते हैं, ओपिनियन पोल भी नहीं हो। कारण जनता किसको चुनाव में भाग देने वाली है, ये कंपनी आजकल सर्वे करा लेती है। ये प्राइवेट बहुत सारी कंपनियां होती है, उसमें कुछ राजनेता का, बड़े बड़े दल का भी उसमें हाथ होता है। अपने पक्ष में वो सर्वे करवा लेते हैं। इसका प्रभाव में कुछ जनता इससे न्यूट्रल होते हैं, किसकी सरकार बनने जा रही है हम उसी को वोट दें, कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है हम उसको वोट दें। इससे इसका असर कुछ पड़ सकता है। इसलिए 48 घंटे पहले इलेक्शन कमीशन ओपिनियन पोल पर प्रतिबंधित कर सकती है। ओपिनियन पोल पहले होता है जब चुनाव उस राज्य में होने वाला है। जैसे बिहार में नवंबर 2005 में चुनाव होने जा रही है, नवंबर 2025 में चुनाव होगी। अब यह चुनाव होने में जनता किसको वोट डालेगी, ये सर्वे करवा सकता है। एक माहौल बनाने की बात होती है। अब है लोकसभा में आप कितना धन खर्च कर सकते हैं। बड़ा राज्य जो है वह 70 लाख रुपया तक, 70 लाख रुपया पहले था, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया। 77 लाख रुपए आप खर्च कर सकते हैं। और उस बड़े राज्य में एक विधानसभा क्षेत्र में 30.80 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं। छोटे राज्य में कम खर्च होगा। छोटे राज्य में लोकसभा में 70 लाख का प्रावधान है। अब है कि कुछ ऐसा राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना वर्ष भी पूछी जाती है, और स्थापना वर्ष को बिल्कुल तथ्यात्मक, स्थापना जिस ईयर में हुआ वही होगा। जैसे कांग्रेस 1885 में स्थापित हुआ, कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। बीजेपी 1980, 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी के अध्यक्ष थे, वही इसके संस्थापक थे। रामलीला मैदान, गांधी मैदान, ये
नई दिल्ली में इसकी स्थापना किए थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में एम.एन. रॉय ने यह समझौता ये कम्युनिस्ट पार्टी की गठन किया। बाद में कम्युनिस्ट पार्टी से अलग भी हो गए, जिन्हें नव मानववाद का जनक कहा जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की पार्टी है, 1939 में गठन हुआ। शिवसेना जो महाराष्ट्र की पार्टी है, 1966 में गठित हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो झारखंड की है, झारखंड में इस पार्टी की सरकार भी है, 1972 में गठित हुआ। तेलुगु देशम 1982 में गठित हुआ। तेलुगु देशम एक ऐसा पार्टी है जब राजीव गांधी 1984 में जब चुनाव लड़कर आए, इंदिरा सहानुभूति वोट आई, 31 अक्टूबर 1984 की इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के अंगरक्षक सतवंत बलवंत और केहर सिंह द्वारा हो जाता है। इंदिरा सहानुभूति वोट पड़ता है, 84 में चुनाव होती है। राजीव गांधी 415 सीट लेकर जीत जाते हैं। विपक्ष के सारे नेता हार जाते हैं। बीजेपी मात्र 2 स्थान पर सिमट जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता भी चुनाव हार चुके थे। तो विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तेलुगु देशम पार्टी ही एक क्षेत्रीय पार्टी बन करके विपक्ष की भूमिका निभाया। ये आज तक का इतिहास सिर्फ तेलुगु देशम को जाता है कि जब राष्ट्रीय स्तर की कोई पार्टियां चुनाव जीत दर्ज नहीं करा पाई और विपक्ष का नेता बनने के लिए 1/10 सदस्य की आवश्यकता होती है, वह प्राप्त नहीं था। तेलुगु देशम पार्टी, पी उपेंद्र इसके नेता होते थे। जिस पार्टी का गठन देखिए 1982 में गठन हुआ और यह पार्टी का क्षेत्रीय अपोजिशन लीडर भी तैयार हो जाता है। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी, काशीराम ने 1984 में इसके गठन किया। इसका चुनाव चिन्ह हाथी छाप है। उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में मानी जाती थी, लेकिन अभी फिलहाल ये इसका जो जनादेश है वो थोड़ा सा नीचे गिर गया, लुढ़क रहा है। उसके बाद है असम गण परिषद। 1985 में विद्यार्थी यूनियन का नेता प्रफुल्ल महंता थे और प्रफुल्ल महंता ने जब चुनाव मैदान में उतरे तो पूरी विद्यार्थी यूनियन चुनाव जीत करके आ गई और सत्तारूढ़ भी हुआ। समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की पार्टी है, 1992 में गठन हुआ। बीजू जनता दल 1997 में गठन हुआ। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस 1998 में गठित होता है और यह 1 जनवरी 1998 को तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर के यह गठित होता है। घास और फूल इसके चुनाव चिन्ह है। जनता दल यू 1999 और जनता दल यूनाइटेड जो अभी कर्नाटक में सक्रिय है, 1999 में आया। ये जनता दल यू या समाजवादी पार्टी, इस जो पार्टी देख रहे हैं, 1989 में एक राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन की सरकार बीपी सिंह की अगुवाई में बनी थी। उनका चुनाव चिन्ह चक्र छाप था। यह पार्टी टूटती गई और क्षेत्र विशेष के आधार पर टूटकर बिहार में आरजेडी बन गया, फिर समता पार्टी बन जाते हैं, फिर जितने भी हैं जैसे 2000 में टूट करके लोजपा बन जाते हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बन जाती है। तो ये चक्र चुनाव चिन्ह राष्ट्रीय मोर्चा की थी, उसी से टूट कर ये बना। इस पार्टी की गठन पर ध्यान रखिएगा। आगे लोक जनशक्ति पार्टी जो बिहार में है, प्रांतीय पार्टी है, अभी 2000 है। आरजेडी 1997 में। आरजेडी कभी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी ले चुकी थी, लेकिन 4 राज्य की शर्त में यह पिछड़ गई, तो अभी फिलहाल क्षेत्रीय पार्टी बनकर के ही है। मूल रूप से ये बिहार और झारखंड में सक्रिय है, बिहार में सबसे अधिक सक्रिय है। आम आदमी पार्टी 1912 में गठित हुआ। ये अन्ना हजारे का आंदोलन की उपज है और अरविंद केजरीवाल इस पार्टी के संस्थापक बने। झाड़ू चुनाव चिन्ह है। आम आदमी पार्टी बहुत कम दिनों में दिल्ली में सत्ता भी बना लेते हैं और 2 टर्म सत्ता में रहे भी। अभी फिलहाल अपोजिशन लीडर की भूमिका में आम आदमी पार्टी है। नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013 में गठित होती है। तो आम आदमी पार्टी 1912 लिखा हुआ है, ये 2012। राष्ट्रवादी कांग्रेस 1999, शरद पवार गुट जिसका चुनाव चिन्ह घड़ी छाप है। अब है कि 61वां स्थापना दिवस 25 जनवरी को 2011 में मनाया जा रहा था। देश के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थे। उन्होंने इस स्थापना समारोह में यह घोषणा किया
कि मतदाता दिवस मनाया गया। तो मतदाता दिवस 2011 से ही 61वां अधिवेशन में, निर्वाचन आयोग की 61वां अधिवेशन में यह मनाने की परंपरा शुरुआत हुई, जो अभी भी जारी है। ये मतदाता दिवस मनाया गया। इसका मूल दो उद्देश्य था। एक था समावेशी विकास और दूसरा था गुणात्मक विकास। इस दो दृष्टिकोण के आधार पर यह मतदाता दिवस मनाया गया। अनिवार्य मतदान विश्व में 33 देश यह घोषणा कर चुकी है। इस 33 देश में से 19 देश ऐसा है कि यदि आप निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं तो आपको दंड का प्रावधान भी है। फिजी एकमात्र ऐसा देश जहां निर्वाचन में भाग नहीं लेने वाले व्यक्ति को फांसी तक की सजा दिया जा सकता है, सिवाय मेडिकल चीज को छोड़ करके। ऑस्ट्रेलिया जैसा देश, पेरू यूनान में यह नियम है कि यदि आपने वोट में भाग नहीं लिया और कारण ढंग से स्पष्ट नहीं हुआ तो ऐसे स्थिति में आपको सार्वजनिक सेवा से वंचित कर दी जाती है। सार्वजनिक सेवा का मतलब यह हो गया कि अब आप सरकार का रेल है या सरकार का बस है, आपको सेवा लाभ नहीं दी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में भी एक नियम है कि कारण यदि सही है, क्या कारण है जिस कारण से आपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया, वो कारण का जवाब देना होगा, उसके बाद प्रभावकारी भूमिका निभाया जाएगा। इस प्रकार से यह व्यवस्था है। भारत में भी एक बार चर्चा, भैरव सिंह शेखावत जब राज्यसभा के सभापति थे तो जयपुर में एक सम्मेलन का आयोजन किए थे कि भारत में भी यह व्यवस्था होनी चाहिए कि अनिवार्य वोट देने का अधिकार किया जाए। लेकिन सभी पार्टियां आम राय नहीं बना पाई। नतीजा है कि यह शेष हुआ नहीं। अभी भी भारत में 100% वोट नहीं डाले जाते हैं। निर्वाचन आपने क्यों नहीं दिया, कोई सवाल पूछे नहीं जाते हैं। लेकिन वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करने से एक प्रमाण पत्र मान ली जाती है कि हम भारत के नागरिक हैं और भारत के सरकार बनने में मेरी योगदान है। इसी बात को लेकर बिहार में एक चर्चित घटना के साथ आया। मैं इस पर फिर एक नया वीडियो जारी करूंगा जिसमें आपको समझाने का प्रयास करूंगा। दरअसल ये बात मेंस का मुद्दा बनेगा कि बिहार में कल का डेट क्या था, 9 जुलाई 2025 बिहार बंद की घोषणा की गई। इसमें इंडी गठबंधन के जितने सारे नेता थे सभी एक मंच पर आकर के बिहार बंद का आह्वान किया। बिहार बंद का आह्वान का विषय यही था कि इलेक्शन कमीशन जो सर्वे करा रही है कि आपका वोटर है या नहीं है, उसका आपको आधार देना पड़ेगा या प्रमाण देना पड़ेगा। प्रमाण की बात नहीं है। आरजेडी की सरकार जब 2003 में इसी बिहार में थी, ये सरकार ने इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट किया था और इसका सर्वे हुआ। उसी सर्वे की ग्राउंड बनाया गया कि यदि 2003 में आपका नाम है तो आपका हम फिर से क्या रेवेन्यू करते, एक फॉर्म भर दीजिए, काम खत्म है। इसमें कोई चिंता की बात नहीं थी। लेकिन बिहार सरकार को वर्तमान में सपोर्ट भी होना चाहिए कि बिहार में डेंसिटी पूरी भारत में सबसे अधिक बढ़ चुकी है। क्या घुसपैठी का अड्डा बिहार बनने जा रही है? एक रास्ता निर्वाचन से साफ हो सकता है कि कौन व्यक्ति उस समय था नहीं था। ये यदि निर्वाचन आयोग जानने का प्रयास करता है तो ये गलत नहीं है। भारत की संविधान यह भी कहती है 325 के तहत निर्वाचक नामावली में संशोधन करना, निर्वाचन नामावली का हम समीक्षा करने का अधिकार निर्वाचन आयोग को होता है। और निर्वाचन आयोग यह देखता है रियल में जो हमारी जनता है उसी का प्रतिनिधि हमारी व्यवस्थापिका या संसद तक जानी चाहिए। यह संशोधन किसी एनआरसी के रूप नहीं ले सकती है। एनआरसी रूप लेने के लिए सरकार को और भी कानून बनाना पड़ेगा। इसमें यदि राजनीतिक स्वार्थ से यदि विरोध हो रहा है या समर्थन हो रहा है, संविधान पर उंगली उठाने से पहले भारत की संविधान जो एक दस्तावेज है, इस दस्तावेज को पढ़ लेना चाहिए। कारण सवाल यहां भी खड़ा होता है, जनता यदि वोट देकर के सही प्रतिनिधि का चयन नहीं करेगा, जनता यदि उस स्थान तक नहीं है, हमारा वोट का परसेंटेज हमारी कम हो रही है, सरकार को इससे खर्च बढ़ती है, ईवीएम बढ़ाना पड़ता है या हमें मतदान कर्मी बढ़ाना पड़ता है। कितने मतदाता हैं इसकी समीक्षा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ निर्वाचन आयोग के पास में है। शेष बात
राजनीतिकरण है, उधर हम लोगों को नहीं पढ़ना है, इसलिए हम नहीं बता सकते।